हेलो, वेलकम टू बेव एकेडमी। बेव एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब का साइंस का आज ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आए हैं और इसमें आपके 80 ऑब्जेक्टिव होंगे आज के इस सेशन में, जिसमें से एग्ज़ाम में तो केवल 40 ही बनाने हैं, मगर यहाँ तो 80 में 80 होना चाहिए सही। इसीलिए यहाँ पर अपना फोकस रखिए कि 80 में 80 सही हो, मगर एग्ज़ाम में जो 40 में फुल कॉन्फिडेंस होगा उसको ही अटेम्प्ट लेना है। तो चलते हैं और अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए। देखिए, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जड़ों में क्या पुष्पों में, तनों में या फल में। इसका क्या होगा सही उत्तर, जवाब दें। और इसका सही उत्तर होगा पुष्प में, पौधों में। और सेकेंड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से होती है। पहला ऑप्शन है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में तथा हरे पौधे में। कहाँ पर जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण होती है या कवकों में। इसका सही उत्तर होगा हरे पौधों में। इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह पौधों में ही होती है, जहाँ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सूर्य की किरण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में वह अपना भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सीधा सीधा मोटा मोटी भाषा में। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एनिमल, फंगाई या, तो इसका होगा ग्रीन प्लांट। आप समय नहीं गवाएं और आप सब्सक्राइब कर दे, तभी तो आपका इसका फ़ायदा मिलेगा, तभी तो आप बिहार बोर्ड में मैट्रिक में अच्छे नंबर उठा पाएंगे। इसीलिए ध्यान से पढ़िए और 40 में 40 ठोकिए। और इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। वो जो पिछला वाला जो क्रिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण का, उसमें से ये जो ऑक्सीजन है कौन भाग से बाहर निकलेगा बताओ। तो ध्यान दो यहाँ पर। पहला ऑप्शन क्या है, जल में। दूसरा क्या है, ग्लूकोज। तीसरा CO2 और चौथा डिक्टोसमोस। क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन के किस से बाहर निकलती है। मतलब ये जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है पौधों में है, ये कहाँ से बाहर निकलता है। तो इसका सही उत्तर होगा जल से। जल से यह बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जो है से वाटर से बाहर नहीं। फ्रॉम विच ऑक्सीजन कम्स आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स, वाटर, ग्लूकोज, CO2, डिक्टोमस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 और वह है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। यकृत में यानी लीवर में, अमाशय में, स्टोमच में या अग्नाशय में, पेनक्रियाज में या मुंह में, माउथ में। माउथ क्या होगा इसका सही है। वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वह कहाँ पाया जाता है। यहाँ पूछा गया है आपसे, यह सवाल है कौन बनेगा करोड़पति वाला नहीं है। यह क्वेश्चन मैट्रिक एग्जामिनेशन का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये सब ध्यान दीजिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अमाशय में। यह जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वह अमाशय में पाया जाता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टोमच में। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है।
ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ पर संपन्न होती है? स्टोमाटा में या केंद्रक में या माइक्रोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में, कहाँ पर संपन्न होती है यह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया? द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन, कहाँ पर यह? तो ऑप्शन देखो यहाँ पर, पहला है स्टोमाटा, कलर बदलते हैं, स्टोमाटा, न्यूक्लियस, या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया, या साइटोप्लाज्मा, कहाँ पर यह प्रोसेस पूर्ण होता है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है बताओ? ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस का, यह साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में जाकर यह पूर्ण हो जाती है। ये सब VVI क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस जठर ग्रंथिया, ये सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब को एकदम ध्यान में रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है क्वेश्चन, ये सब इसको ध्यान में रखिए। ये जो क्वेश्चन है ये सब जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? पहला है YBA, अYBA, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं, के भाई के हो, कौन होगा? The ethyl alcohol is made from the which type of respiration? किस, इस क्वेश्चन का सही अर्थ होगा मतलब कि किस तरह के श्वसन में इथाइल अल्कोहल पाया जाता है? रेस्पिरेशन सिस्टम में कौन, YBA में पाया जाएगा या अYBA में पाया जाएगा या फिर दोनों में पाया जाएगा? कोई नहीं का तो बातें नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अYBA। यहाँ ध्यान से देखें, पहले इसको मिटा देते हैं तब अच्छा लगेगा देखने में। कलर अYBA, 6 का ऑप्शन नंबर बी। यहाँ ध्यान दीजिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में पाया जाता है। अभी 4-5 दिन बचा हुआ है परीक्षा का, अभी ध्यान से पढ़ो और बढ़िया नंबर उठाओ, 90+ नंबर आना चाहिए। और अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? बताइए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडिनल, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी, और ऑप्शन नंबर 3 मेडुला, और ऑप्शन नंबर 4 थायराइड। क्या होगा इसका सही उत्तर? ये सब एकदम VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मॉडल सेट से आपका लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस सब पर बहुत ध्यान दीजिए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? जो बच्चे किताब पढ़े हैं उन सबको ये सब पूरा क्लियर होगा, कोई भी किसी तरह के दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दें यहाँ पर। और ये क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, तो वही चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसमें दिया गया है, पौधों के वायवीय भागों से जल के द्वारा हार्स की क्रिया कहलाती है। यह जो प्रश्न है यह सीधा सीधा आपके रेस्पिरेशन, श्वसन जो चैप्टर है बायोलॉजी का, उससे यह लाइन उठाकर रख दिया गया है। यह लाइन आपको अगर किताब पढ़े होंगे तो ये तो मालूम होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन में विसरण है, वाष्पोत्सर्जन है, और परागण है, और निषेचन है। यहाँ देखिए कि सीधा सीधा परिभाषा दिया गया है, डिफिनीशन है यह, जो आपके श्वसन से चैप्टर से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा 8 का बी, वाष्पोत्सर्जन। जो किताब बढ़िया से पढ़े हुए हैं उनको इन सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द आर कॉल्ड ट्रांसपाइरेशन। यहाँ इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न को घुमा कर भी पूछ सकता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है।
वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपाइरेशन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये ध्यान में रखिए कि ट्रांसपाइरेशन की प्रक्रिया यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में होती है। इस प्रश्न को घुमा कर भी पूछ सकता है, इसीलिए इस पे ध्यान दे दिए हुए रहिए। ये सब बहुत जरूरी प्रश्न है। एक प्रश्न को 4 तरीके से पूछने की कला होती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की, इसको देख लीजिए। इसका ट्रांसपाइरेशन होगा यानी कि वाष्पोत्सर्जन। और अब क्या है? घेंघा रोग। घेंघा रोग प्रश्न संख्या 9 है। घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग कैसे पनपता है? रक्त की कमी से पनपता है या चीनी की कमी से पनपता है, आयोडीन की कमी से पनपता है या मोटापा से? बात कीजिए, घेंघा रोग तो पनपता है आयोडीन की कमी से। पहले के ज़माने में तो आयोडीन की कमी से बहुत से लोगों को घेंघा रोग हो जाता था, मगर अभी के समय में थोड़ा कम है, क्योंकि आजकल जो आयोडीन युक्त नमक बहुत सारे आ चुके हैं। टीवी में भी और मोबाइल, आज इंटरनेट पर बहुत ही प्रचार में रहता है कि नमक कभी खाएं मगर अच्छा खाएं, आयोडीन युक्त खाएं। तो इससे पता चलता है कि घेंघा रोग ना हो, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है। इसीलिए आपका नमक कम ही खाएं मगर आयोडीन युक्त खाएं, घेंघा रोग से बचाव रहेगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। रक्त के, ये भी आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, ब्लड से है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। ये सब रक्त के हल्के चिपचिपे पीले रंग के चिपचिपे द्रव के, मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ये जो हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, इसमें ये ब्लड है, यहाँ पर इसमें पूरा खून भरा हुआ है, रक्त जिसको कहते हैं। ये रक्त भरा हुआ है, इसमें अब एक पीला रंग का द्रव है। ये जो पीला रंग का जो द्रव दिखाई दे रहा है, यहाँ जो ये पीला रंग का ये जो हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, इसका नाम पूछा गया है आपसे। तो इसका नाम देखिए क्या होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। तो अब पहला में है प्लाज्मा है, दूसरा में लिम्फ है, तीसरा में सीरम है, और चौथे में क्या, रक्त, सफेद रक्त कणिकाएं हैं। तो चलते हैं, देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। इसका सही उत्तर है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, प्लाज्मा इसका सही उत्तर है। ये सब छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है, ये सब तो सीधा किताब से उठाकर लाइन से लिया गया है, कोई ज़्यादा घुमाया टुमाया नहीं गया है, इसीलिए ये सब प्रश्न छोड़िएगा नहीं। और अभी चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक, तब ना आगे बढ़िया बढ़िया वीडियो आता रहेगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न यहाँ देख लीजिए, इंग्लिश में जो है, कहाँ है, The light yellow color sticky substance in the blood is called plasma, lymph, serum या WBC। तो इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मा, ठीक है। अब चलते हैं, रक्तचाप मापने की उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने की उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। आजकल तो सभी के घरों में ब्लड प्रेशर की शिकायतें आने लगी हैं। ये आप ही के घर में होगा, बड़े बुजुर्ग को, माता पिता को, या फिर अपने दादा दादी जी को, या तो परदादा दादी जी को होगा। उन सबको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब की शिकायत होगी, ज़रूर होगी। घर में, घर के एक दो सदस्य को ज़रूर होती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। न तो ज़्यादा बीपी हो गया, अरे बीपी बढ़ गया हो। चला अब अगला प्रश्न पर। अब रक्तचाप एक अथी है, ऑप्शन देख लेते हैं तनी कौन कौन ऑप्शन में है। स्टेथोस्कोप है, एमीटर है, और क्या, लेक्टोमीटर है, और स्फेग्नोमैनोमीटर। द डिवाइस फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं। क्या है? स्टेथोस्कोप है, और क्या है, एमीटर है, और लेक्टोमीटर है, और क्या है, और स्फेग्नोमैनोमीटर है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? स्फेग्नोमैनोमीटर, इसी से बीपी नापा जाता है।
अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों में जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। पौधों के वायवीय भागों में जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसमें उत्तर था वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपाइरेशन। तो उसी डिफिनीशन, जो डिफिनीशन था उसी डिफिनीशन से पता चलता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें पूरा पूरा होती है। डिफिनीशन में क्या था कि पौधों के वायवीय भागों में, जो पिछला प्रश्न था उसमें था ना, तो यहाँ आंसर देख लीजिए, पौधे, पौधे में, जंतुओं में तो था ही नहीं। पौधे और जंतुओं दोनों में तो और गलती होगी, इनमें से इसको काट दो, तो बचा कौन, पौधों में। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र है। निम्नलिखित में किसका खुला परिसंचरण तंत्र है, तो खुला परिसंचरण तंत्र ऊँट में है। ना 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 ना, ऊँट में कैसे हो सकता है, ऊँट के हड्डी और फसली दिखाई देता है। अरे भाई, तुम ऊँट को जब देखोगे तो उसमें अंदर का उसका लंस, फेफड़ा, धड़कन, मतलब हार्ट दिखाई देगा तुमको, ना ना देगा। तू अपने शरीर को देखो, अपना मानव शरीर, इसमें ऑप्शन में क्या है, डी में मानव है। तो मानव, तू अपना शरीर को जब देखता है तब वो तुम्हारा पेट का पूरा क्या, लीवर और गोल ब्लैडर सब दिखाई देता है, नहीं ना दिखाई देता है, तो कैसे होगा, मानव भी नहीं होगा। और घोड़ा का भी था, और ना। तिलचट्टा को देखना, तिलचट्टा को अपने घर में रात में किचन में जाकर देखना, किचन में जरूर मिलेगा ये कॉकरोचवा। ये कॉकरोचवा का देखना कि वो जो उसका पंख होता है कॉकरोच का, ये जो पंख है, ये जो पूंछ है, वाले मूछ है, पूंछ ना, एकरा पीछे से देखना उठाकर, इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। उसका जो नस नस जो वो खुला दिखाई देगा, इसी को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जो कि कॉकरोच में पाया जाता है। उसका हड्डी फसली सब दिखाई देगा अंदर से। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, रक्त क्या है। 14वां नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है। रक्त क्या है, व्हाट इज ए ब्लड। पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उत्तक। उत्तक यानी टिश्यू, टिश्यू है इसका सही उत्तर। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बनाना तो 40-80 में 40 गो है। तो चलते हैं अपने अगले 15वें नंबर प्रश्न में। मूत्र, मूत्र जिसको पेशाब कहते हैं, का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जो मूत्र है यानी पेशाब, उसका जो पीला रंग होता है, पीला रंग, वो किस के कारण, किस वर्णक के कारण पाया जाता है। ये ऑप्शन में है, विच पिगमेंट कॉज द येलो कलर ऑफ यूरिन। क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम या क्रोमोप्लास्ट। यहाँ देख लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट या यूरोक्रोम या क्रोमोप्लास्ट। तो जान लीजिए, मूत्र का यानी पेशाब का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण ही जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। ये सब ध्यान, ये सब VVI क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, यूरोक्रोम। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये अगला प्रश्न है 16वां नंबर। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन में है, हाथी है, गाय है, कुत्ता है और केचुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां नंबर को, यूरिया रक्त में कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन में दी सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है किडनी में, लंग्स में और लीवर में, या नॉन ऑफ दीज, यानी कि वृक्क वृक्क में, फेफड़े में, यकृत में, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर। यूरिया रक्त में कहाँ पाया जाता है। यूरिया जो है, जो रक्त में कहाँ पाया जाता है, पर रक्त में पाया नहीं, प्रवेश कहाँ से करता है। क्वेश्चन है, वार वेयर डज यूरिया इंटर द ब्लड फ्रॉम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर से। यह लीवर में, लीवर के थ्रू यूरिया रक्त में प्रवेश करता है। लीवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए आपका लीवर है, और इसका रंगीन बना देते हैं लीवर को। ये देखिए, ये लीवर है।
मनुष्य का लीवर है, हम लोगों का लीवर है, आप लोगों का लीवर है। ये जो है सो यहीं से यूरिया जो है, यूरिया ब्लड में इंटर करता है। करता है। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है मगर बहुत ही जरूरी है। चलिए अपने 18वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? सीएफसी है, डीटीटी है या एटीपी है या इनमें से कोई नहीं? ये जैव आवर्धन या क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जैव आवर्धन, इट इज द केमिकल शोइंग द बायो मैग्निफिकेशन। क्या होगा इसका सही उत्तर? 18 का ऑप्शन नंबर बी होगा, डीडीटी। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। तो ऑप्शन में क्या 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 गिवन है? अपघटन है, शाकाहारी है और मांसाहारी है और सर्वाहारी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता यही है, शाकाहारी। शाकाहारी किसको कहते हैं? जो मांस मांस नहीं खाते हैं या मीट मछली ये सब नहीं खाते हैं। और मांसाहारी जो घास फूस है वो सब नहीं खाते हैं, मतलब कि रोटी सब्जी दाल ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। और सर्वाहारी जैसे हम लोग सब कुछ खाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल कौन होगा? भूमि से किसको निकाला जाता है? तो भूमि से कुएं से न जल निकालेंगे, कुएं से नहीं, यह कुआं। यह देखो, यह कुआं न, यह कुआं है न। अब तो कोई कुआं से पनियवे नहीं निकलता है, बहुत कम में। इसी से भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल का एग्जाम्पल पूछा गया है ना, तो यही होगा। यहाँ जल है, ये देखो जल को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? मेडलवाद, लामाकड़वाद या डर्विनवाद या सूक्ष्म विकास? तो इसका सही उत्तर होगा डर्विनवाद। इसका सही उत्तर होगा डर्विनिज्मवाद या डर्विनिज्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उपभोक्ता, अपघटक या उत्पादक या इनमें से कोई नहीं? कंज्यूमर, डिकम्पोजर या प्रोड्यूसर या नॉन ऑफ दीज? क्या होगा इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा, कलर बदल लेते हैं जिससे अच्छे से दिखे और समझ में आए। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोड्यूसर। उत्पादक। क्या हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उत्पादक। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और अटेम्प्ट लीजिए, नहीं तो आपका कौन बनेगा करोड़पति वाला सारा चला जाएगा। मैट्रिक एग्जामिनेशन में 1 नंबर कम जाएगा, 40 में 39। निम्नलिखित में, ऐसा वही था आ गया। अरे आगे बढ़ो। क्या है? लैंगरहर्स्ट की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अरे भाई लैंगर ही बायोलॉजी का, कितना बायोलॉजी है रे। बायोलॉजी। लैंगरहर्स्ट की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, विकृत में। विकृत मतलब किडनी, इसको किडनी कहते हैं, किडनी। ध्यान दो कि किडनी कहाँ, लैंगरहर्स्ट की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। ध्यान दो, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय को पैनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय को पैनक्रियाज कहते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थायरॉक्सिन, क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण निम्नलिखित में
किसका होना चाहिए। ये पूछा गया है जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो इस सब में किसका संश्लेषण जरूरी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी इन द सिंथेटिक थायरॉक्सिन हार्मोन। 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा सही, आयोडीन। ये सब ध्यान में रखिएगा, ये सब VVI क्वेश्चन है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये जरूरी का बहुत जरूरी है। निस्ल कनिकाएं पाई जाती हैं। निस्ल कनिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? न्यूरॉन में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। जब हलवा क्वेश्चन को का दिमाग में रखेगा, ये सब तो देखते दिमाग में आना चाहिए। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 27वां नंबर क्वेश्चनवा को ध्यान में रख आइने देख यहाँ कि क्वेश्चन नंबर 27, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होती ना। तो मानव मस्तिष्क का वजन की होता है, पूछा गया है। अरे तुम्हारा जो माथा है, दिमाग है, वो अपना तराजू पर ले जाकर जोख लो, अपने पता चल जाएगा कि कितना वजन है। यहाँ वो नहीं पूछा है ना, जोखना है। वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना है जो मानव मस्तिष्क से। ऑप्शन में क्या गिवन है? 1.5 to 2.20 kg, यानी लगभग 1.5 किलो से 2 किलो देहतिया भाषा में। कितना है ऑप्शन नंबर बी में? 0.5 to 1.5 kg, यानी कि लगभग आधा किलो से लेकर 1.5 किलो। और ऑप्शन नंबर सी में 1.2 से 1.4 kg। और ऑप्शन नंबर डी में कोई ना, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ये जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, अरे का ब्रेन बनाना है, ब्रेड ना बनाना है। ये जो ब्रेन है इसका जो वजन होगा 1.2 से 1.4 kg होगा। जो ह्यूमन ब्रेन का वजन 1.2 से 1.4 kg होता है। ये सब एकदम ध्यान में रखना, ये सब बड़ा, ये तो और मजेदार क्वेश्चन है, इसे तो इसी दिमाग में रहता है। 1.2 से 1.4 kg जो माथा है, माथा दिमाग, तो और मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का वजन होता है, द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये 1.2 से 1.4 kg, 1.2 से 1.4 kg, सब ध्यान में रखिएगा। अब पूछा गया है निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष में जो निवारण हेतु जो लगाया जाता है, वो जो लेंस जो लगाया जाता है, उस लेंस का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ वही पूछा गया है। देखिए ध्यान से, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु जो लेंस का जो लगाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक सीधा बनेगा, काल्पनिक सीधा बनेगा, काल्पनिक उल्टा बनेगा, या वास्तविक उल्टा बनेगा? तो इसका सही उत्तर होगा वास्तविक उल्टा बनेगा। वास्तविक यानी निकट दृष्टि दोष को, यानी शॉर्ट स्लाइडनेस में वास्तविक यानी रियल बनेगा, मगर फार स्लाइडनेस में इन्वर्टेड पिक्चर रहेगा, उल्टा बनेगा। तो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 29 में। और 29वां नंबर हमारा प्रश्न का कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? ध्यान दो, लाइक करो चैनल को, तब ना सीरीज लाएंगे यार, तू मैट्रिक में 90% नंबर उठाएगा है। तो इसको देखो, पहला ऑप्शन को, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ करना, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो चलते हैं अपने ना, इसका उत्तर तो देख ले। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द साइड मिरर के रूप में किसको? कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, तो या कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, क्या होगा इसका उत्तर? तो 29वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, इसको देख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो फिगर होता है, फिगर यानी कि फिगर, हाँ इमेज, वो कैसा होता है? तो यहाँ देखिए कैसा होता है उसका इमेज। यहाँ पहला
और क्या है, आभासीय होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, मोटा ना है भाई। आभासीय है, सीधा है और छोटा है, इनमें से सभी होगा। ऑल ऑफ दीज। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जो एनर्जी है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन में है जूल पर सेकेंड है, या जूल सेकेंड स्क्वायर है, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। एसआई यूनिट, जो एनर्जी है, एनर्जी इसका जो एसआई यूनिट होगा जूल्स होगा। जूल तो एगो बाबा थे, बाबा ने साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया, उन्हीं के नाम पर ऐसा यूनिट रखा गया जिनको जूल्स कहते हैं। जूल्स बाबा को देख लीजिएगा और इसका लॉ भी देख लीजिएगा एनर्जी का। का कोई कहीं पूछ दे एग्जाम में। तो चलते हैं अब 32वां नंबर प्रश्न पर। 32वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। अरे तू दिन का जाकर छत पर देखना, आकाश का जो नीला रंग है, वो जो नीला रंग है, वो नीला रंग कौन चीज के कारण है, मतलब कौन घटना के कारण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज अ रिजल्ट ऑफ विच फेनोमा। पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन तो होवे नहीं करेगा, जब वो दोनों जब होवे नहीं करेगा तो नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो ये दोनों के काट दो, अववर्तन अपवर्तन को, रिफ्रैक्शन ये सब को, तो ये नॉन ऑफ दिस भी उड़ गया। तो बचा कौन है, स्ट्रैकनी। परिकिरणन के कारण जो आकाश का नीला रंग होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समान नेत्र की स्पष्ट दूरी बतावे। स्पष्ट दूरी, अरे तुम अपना आँख खोल के जब देखता है तो वो जो आँख से तुम कितना दूरी तक कि बड़ा साफ से दिखाई देगा, कितना दूर तक तुमको बहुत अच्छा से दिखाई देगा, यहाँ बताइए, वो बताना है। तो सामान्य नेत्र की के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी का न्यूनतम दूरी कितना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि तुम्हारा विजुअल जो है सो मतलब हर एक आदमी का कितना हो सकता है। तो हर एक आदमी का कितना होगा 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों ऑप्शन में गलती है। यहाँ देखो इसका इसका सही उत्तर ये भी नहीं होगा, नहीं है होगा। इसका ध्यान में रखना, 25 सेंटीमीटर ये पक्का पूछेगा। 100 में 99% उम्मीद है कि क्वेश्चन आवे करेगा मैट्रिक में, इसलिए एकदम ध्यान में रखना। आई जो ऐसा यूनिट है इसको भी ध्यान में रखना, ये पक्का पूछेगा, गारंटी है इसका। अब क्या है प्रश्न, ये तो वही प्रश्न है, आगे चलते हैं। 34वां नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगा +2D। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। द प्रिज्म इज सराउंडेड बाई हाउ मैनी सरफेस, तो 5। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन में पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, या दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमावी पेशियों द्वारा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, पक्षमावी पेशियों द्वारा। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, और 37वां नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। और दूसरा नियम यह होता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होता है सो एक ही प्लेन पर होता है। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटोग्राफी कैमरा इज, क्या होगा इसका, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, क्या होगा। तो 38 का सही ऑप्शन ए होगा, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस उत्तल दर लेंस जिसको कहते हैं। एक किरण अवतल दर्पण पर लंबित आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी।
फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस से 39 का। जब एक किरण, देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, अब तो समय भी नहीं है परीक्षा में आप लोगों का, तो देखिए फोकस से गुजरेगा 39 का, ऑप्शन नंबर ए। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रिज्म की एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा, कि विचलन नहीं होगा, कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, कि इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? if a monochromatic ray pass through a prism it will suffer, क्या होगा? रिफ्रैक्शन, डेविएशन, डिस्पर्जन, या नॉन ऑफ दीज? 40 का होगा बी, डिस्पर्जन, यानी कि वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। तो चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। पवन विद्युत जनित्र की कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। इन ए विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर इन कॉइल रोटेट बेसिकली बाई हाई प्रेशर, एयर एट रेस्ट, एयर इन मोशन, और नॉन ऑफ दीज? तो क्या होगा इसका? उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, और गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा गतिमान हवा, एयर इन मोशन। तो 42वां नंबर प्रश्न हमें आ चुका है, कांच की अवतल लेंस की वायु शक्ति क्या होगी? तो इसका निगेटिव होगा, ऋणात्मक होता है, धनात्मक भी नहीं होगा और कभी कभी ऋणात्मक भी नहीं होगा। चलते हैं अपने 43वें नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आयोडीन, ग्रेफाइट, या सल्फर, या हीरा? जान लेना इसका ग्रेफाइट होगा, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ग्रेफाइट यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मगर ये परपेंडिकुलर द प्लेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी जान लो कि केवल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आगे के क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न 44वें नंबर पर। 24वां नंबर प्रश्न है कि वक्रता त्रिज्या 1 मिलीमीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 50 mm, 50 सेंटीमीटर, 50 mm, और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है तो क्या होगी? जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है, सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या है, नॉर्मल से क्या होगा? डेविएट होगा। किधर, किस तरफ डेविएट होगा? या फिर क्या अभिलंब से दूर भागेगा, कि अभिलंब के साथ संपाती, या फिर अभिलंब के नज़दीक, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, क्या है? जनरेटर है, मोटर है, या एमीटर है, या गैल्वेनोमीटर? विद्युत धारा किसे? जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ये जान लीजिए, जनरेटर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें से चूज करते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। इसका सही उत्तर होगा कोयला। 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वो क्या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। अब चलते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन पर। कांच की एक समांतर पट्टिकाएं पर एक श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? विचलन, विक्षेपण, परावर्तन, है इनमें से कोई नहीं? 48 के बी, विक्षेपण, विक्षेपण होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की 49 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है? 220 डीसी, या 12 डीसी, या कितना, या 220 एसी, या फिर 12 एसी? क्या प्रतिवार्ती? तो यह क्या होगा? 220 एसी होगा, 220 एसी होगा। अल्टरनेटिंग करंट हुआ एसी का। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, डिश धारा को डीसी कहते हैं, और अल्टरनेट करंट यानी प्रतिवर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक बताना है। तो एटॉमिक नंबर जिंक का कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर जिंक का 30 होता है, ध्यान में रखना। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र और केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, ये सब भी यही क्वेश्चन है, ये सब एकदम ध्यान में रखना, ये सब पूछेगा प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3.10H2O। ये सब याद रखिएगा, ये सब एकदम पूछने वाला क्वेश्चन सब है। अपने अगले प्रश्न 52 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रबल क्षार स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है, क्या होगा इसमें? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा NaOH। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। चलते हैं अगले। हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह Fe का अयस्क है। चलते हैं, ना दिख रहा है Fe, देख लो क्या है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? अरे भाई घटक, क्या है, सल्फाइड ओर का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या लिक्विडेशन या हैंड पैकिंग या कैंसिलेशन या फ्लोटेशन प्रोसेस? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ये देख लीजिए, फेन उत्प्लावन विधि। क्या है अब अभिक्रिया 2ZnO और O2, इसका होगा 2ZnO न। किस प्रकार की अभिक्रिया? विस्थापन, अपघटन, उपचयन, उदासीनीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा उपचयन अभिक्रिया है यह, उपचयन अभिक्रिया है यह। अपने अगले प्रश्न 56 की तरफ चलते हैं। 56वां नंबर प्रश्न कह रहा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ये बराबर पूछता है क्रॉस क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा पूछता है, हर 2 साल या 1 साल में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान में रखिए। 2020 में आया था, आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे पहले भी कितना बार आया है, तो इसको देखिए। इसका सही उत्तर होगा ग्लूकोज का C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल की जलीय विलयन से विद्युत का संचालन, क्योंकि अम्लजल क्या होता है? अम्लजल क्या होता है? विलीय होता है, अविलीय होता है, आयनित होता है? इनमें से कोई नहीं, इनमें आयनित होता है, आयनित होता है, यानी कि आयनोनाइज्ड इन वाटर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले। लिथियम का वृहत्तम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ लिथियम? क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल का बाहरी में कितना पाया जाता है, क्या और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए होगा, एक पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा इस सब पर। तो इसका अगले प्रश्न, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, शून्य समय जीरो समूह का तत्व कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम, हीलियम होता है जीरो समूह का तत्व, और इसका एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक तत्व विद्युत ऋणात्मक तत्व है? कौन है विद्युत निगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनमें से कौन है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, एफ है, के है, आई है, ए है, तो यहाँ होगा फ्लोरीन, एफ। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जल्दी जल्दी देखिए। और हमारे शरीर का पीएच मान कितना है? हमारे शरीर का पीएच मान कितना है? 7.0 टू 7.1, ध्यान में रखिएगा। ये सब को हटाइए, इसे कंफ्यूज क्या करने वाला है, हटाओ हटाओ, भागो यहीं से, भागो। इसको ध्यान में रखिए। इससे और एगो पहले प्रश्न था, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है? तो 1.2 से 1.4 करके था उसका वेट, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अपने अगले प्रश्न 63वां पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है? कौन एक अम्ल है, क्या होगा? H2SO4, H2SO4 द किंग ऑफ एसिड। ये जो है ना, कांटेक्ट प्रोसेस थ्रू इसका होता है, वही प्रोसेस थ्रू। चलते हैं, ये सब अभी आपके अगले क्लास में 12th में पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बीच में गैप हो गई है, अच्छा चलते हैं, बाद में देख लेंगे। 67 नंबर प्रश्न कर रहे, प्रकृति से मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? प्रकृति
अरे भाई जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी किसी से रिएक्शन ना करे। यहाँ देखिए क्या जिंक कर लेगा, लोहा भी तो करवे करता है, जंग लग जाता है, तांबा तो बचा कौन, सोना, सोना नहीं करता है। ध्यान में दीजिएगा, गोल्ड, इसको नहीं, तांबा नहीं, सोना, गोल्ड, देख लीजिए, गोल्ड। चलते हैं निम्नलिखित में कौन सी धातु कौन सी धातु सबसे अभिक्रियाशील है। इसमें कौन है जो सबसे अभिक्रिया करता है, तो इसका सही उत्तर होगा एजी। एजी ना एजी, एजी। किस अधातु की बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। 69 का क्या होगा, 69 का बी होगा। 4567, 4567। क्या और 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है पीतल का निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो क्या होगा Zn+2, इसका मिश्र धातु है। Cu, Zn नहीं, Cu+2। 71वां नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक समायोगी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आइसोमर, क्या है इसमें से आइसोमर। 71वां नंबर प्रश्न है कौन है इसमें आइसोमर, तो इसमें का आइसोमर कौन होगा, इथाइल एल्कोहल एंड डाई मिथाइल ईथर। यहाँ देख लीजिए, इथाइल एल्कोहल डाई मिथेल मिथाइल ईथर। 72वां नंबर प्रश्न CHO और O, C2H5, आयुपेक नेम बताना है, क्या होगा इसका आयुपेक नेम, तो इसका आयुपेक नेम क्या हो सकता है। यहाँ देखिए क्या क्या लगा हुआ है इसमें, तो इसका मिथॉक्सी इन इथेन है, इथेन का स्ट्रक्चर दिया CH3, इधर मीथेन इधर इथेन, अब इसका सही हो मिथॉक्सी इथेन होगा। 72 का ऑप्शन नंबर ए। अपने अगले प्रश्न 73 पर चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है लोहे की प्रक्रिया अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। जब लोहा को अभिक्रिया भाप से कराइएगा तो क्या बनेगा, Fe3O4, Fe3O2, Fe2O3, FeO। क्या होगा इसका 73 का, 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही, Fe3O4। 74वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी, तो क्या होगा 15, 2, 16, 4, क्या होगा इसका बताओ क्या होगा, तो 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। 75वां नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, या मतलब कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन है ZnFeCuMg, क्या कौन होगा, तो इसका सही उत्तर होगा 76 का बी, Fe। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है एक मिश्र धातु 90% सीव और 10% टीन मिला दो तो कौन बना लेता है, कौन मिश्र धातु बना लेता है जिसमें 90% सीव और 10% टीन मिला दिया जाए, तो वह कौन बनाएगा, तो 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रॉन्ज। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब की जिंक जिंक क्या है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है, तो 77 के ए, क्या H2 गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलने में लिखित में कौन सी एक धातु धातु वायु से उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन के सहयोग नहीं करती, क्या होता है, 78 का सी, एजी। 79 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, अयस्क में उपस्थित इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर क्या कहलाएगा, वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर, इसको तो डिफिनीशन बाय डिफिनीशन गैंग कहलाएगा। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, तो अर्थ क्या है, तन्यता के कारण, देख लो यहाँ। चलिए आप इस 80 ऑब्जेक्टिव को, उम्मीद है आप 80 में 70 प्लस बनाकर सही हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बनाना तो 40 ही है, 40 में सही बनाइए। अरे आपका 50 भी सही हो रहा है,
80 में आपका अगर 50 भी सही हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से भी आपको 40 ही बनाना है, जिस पे फुल कॉन्फिडेंस हो वही बनाइएगा, जिसे नंबर अच्छी तरीके से उठा पाए। तो चलते हैं, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे जो आपको 90% प्लस लाने से सहायता करेगा, सपोर्ट मिल सकता है उसका। मगर VVI क्वेश्चन ये सब जो कराते हैं सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन, इस बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में, जो आपका मैट्रिक जो 17 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें। तो ध्यान दीजिए, अभी जो घबराइए नहीं, क्योंकि अभी दिमाग को शांत रखना है। अभी दिमाग को एकदम शांत रखिए, ज़्यादा हड़बड़ाहट न, जब भी मन घबराए तो पढ़ने के लिए बैठ जाइए और एकदम शांत दिमाग से बैठिए। तो चलते हैं, लाइक सब्सक्राइब ये सब कर दीजिए, जिससे एकदम 100 को लाइक अभी कर दीजिए, तब ना हम जल्दी से एकदम वीडियो हाली हाली धड़ाधड़ लेते आएंगे, पता चल जाएगा कि कितना बच्चा देख रहा है कितना नहीं देख रहा है, ऐसे क्लियर रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।